बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपडेट करूंगा कि पाकिस्तान में जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक चल रही है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो इसके असरात आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत पे कैसे पड़ेंगे और क्या पड़ सकते हैं। और नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि जो सियासी जमातें हैं, जो अपने आप को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातें कहती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है या जेयूआई है, या इसके अलावा जो दूसरी सियासी जमातें हैं जो ये कहती हैं कि हम बहुत बड़ी सियासी जमातें हैं मुल्क की और हम मुल्क का निज़ाम चलाती हैं। क्या ये वाकई सियासी जमातें बड़ी हैं? क्या ये वाकई मुल्क का निज़ाम चला रही हैं? इस पे मैं आज आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड की तरफ लेके जाऊँगा। थोड़ी सी जो डेटा है, अपडेट है, वो मैं आपको बताऊँगा कि ये सियासी जमातें बड़ी कैसे होती हैं और इनकी जो असल हकीकत है वो क्या है। अगर हम बात करें इलेक्शन 2002 की, तो इलेक्शन 2002 में 140 अरकान असम्बली, यानी 140 अरकान असम्बली जो पीएमएल-एन के थे, यानी नून लीग के थे, वो छोड़कर पीएमएल-एन के बजाय क्यू में आ गए, यानी वो काफ लीग में आ गए, उसमें शामिल हो गए और इस तरह से काफ लीग 2002 में अपने आप को एक बड़ी सियासी जमात कहलाने लगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आगे 2008 के इलेक्शन आए तो उसमें 89 अरकान असम्बली, यानी आप ये कह सकते हैं कि 99 मेंबर असम्बली जो काफ लीग को खुदा हाफिज़ कहकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और यूँ वो पीपल्स पार्टी का साथ देकर उनने हुकूमत बनवाने में अहम किरदार अदा किया और पीपल्स पार्टी का ये दावा हुआ कि हम बड़ी सियासी जमात हैं। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में 121 अरकान मेंबर असम्बली, यानी आप अंदाज़ा करें कि 2013 का इलेक्शन था, उसमें 121 अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी छोड़कर वापस नून लीग में शामिल हुए और ये कहा जाने लगा कि नून लीग एक मुल्क की बड़ी जमात बन गई और उसने इस तरह से इलेक्शन जीता और वो हुकूमत करने लगी। और 2018 के जो इलेक्शन हुए जिसमें पीटीआई ने कामयाबी हासिल की, ये तमाम असम्बली के जो मेंबर या सियासतदान या कारकुन, जो भी कह लें, इलेक्टेबल कह लें, इनका कुछ भी नाम दे दें, वो सारे के सारे तमाम जमातें पीपल्स पार्टी से मुनरिफ होके, नून लीग से, काफ लीग से, जेयूआई से, इस्लामी जमीयत से, बाकी इस तरह से जो सियासी जमातें थी छोटी मोटी, जो एमक्यूएम हो गई, इनसे अलग होकर वो पीटीआई में शामिल हुए और इस तरह से पीटीआई 2018 का इलेक्शन जीती और इसने हुकूमत बनाई। यहाँ अगर हम एक बात इस डेटे या इस सिनेरियो के हवाले से अगर डिस्कस करें तो ये बात वाज़े पता चलती है कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है या अदर सियासी जमातें हैं, वो मुल्क की सबसे बड़ी जमातें नहीं हैं, सियासी जमातें नहीं हैं। उनके जो अपने नज़रियाती कारकुन हैं वो इतने नहीं हैं कि वो सारे के सारे जीतें और मुल्क में हुकूमत बनाएं। यानी इसमें कुछ ऐसे इलेक्टेबल हैं या ऐसे सियासतदान हैं जो हर दौर में बिकते आए या तब्दीलियाँ, वफ़ादारियाँ जो हैं वो करते रहे, वफ़ादारियों को तब्दील करते रहे और उस तरफ जाते रहे जिसका पलड़ा भारी होता रहा और वो सियासी जमात जीत कर सामने आती रही और ये कहा जाता रहा कि जी ये बड़ी सियासी जमात बन गई। और यही वो लोग हैं जो सियासत में मुख्तलिफ़ जमातों में जाते हैं, उनको जितवाते हैं, अपना मुफाद हासिल करते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेते हैं, मराते लेते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि अब उनका मुफाद कम हो गया तो वो किसी दूसरी जमात में ये कहकर छलांग लगाते हैं कि जी ये जो लीडर था, ये जो पार्टी थी, ये सही नहीं थी, ये मुल्की मुफाद में नहीं है, इसने हमारी सुनी नहीं है, इसने जो काम किए उसमें हमारी मशावरत नहीं की या हमसे कोई बात नहीं पूछी, मैं दरख्वास्त लेके कई कई घंटे खड़ा रहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई। इस तरह के बहाने करके ये उस पार्टी को छोड़ने के लिए राह हमवार करते हैं और यही सूरत हाल इस दफ़ा भी अदम-ए-एतमाद की जो तहरीक है इसमें भी यही कुछ चल रहा है। बात हो रही थी कि अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक जो पाकिस्तान में चल रही है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो इसके असरात आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे।
तो अगर ये बात हम इस तनाज़र में देखें कि माजी में भी मोस्टली वही कुछ होता रहा जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की सियासत में होता रहा, वही एज इट इज़ आज़ाद कश्मीर में भी होता रहा। और अगर ये वहाँ अदम एतमाद कामयाब होती है तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी ख़तरा है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पर तोले बैठे हैं, और वो इस इंतज़ार में है कि जैसे ही वहाँ पे हुकूमत ख़त्म होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हम यहाँ पे भी अदम एतमाद का एक रोला पीटेंगे और फिर हम तहरीक चलाएँगे। और ऐन मुमकिन है कि ये भी उसी तरह अपोजिशन और इत्तेहादी मिलकर जोड़ तोड़ की कोशिश करें और हुकूमत को टफ़ टाइम देते देते एक ऐसे जगह पे, ऐसे मकाम पे आ जाएं जहां इनके लिए हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनको वैसे भी बुज़दार हुकूमत का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे मोस्ट सीनियर के नाम से जाने जाने वाले वज़ीर थे तनवीर इलियास साहब, इन जो जब इलेक्शन था तो बहुत बड़े बड़े सब बात दिखाए थे, क्या हल्के में, क्या आज़ाद कश्मीर में, और इन्होंने कहा था जी कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ी सरमायाकारी करने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐसी प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से आईटी के बड़े बड़े कुछ प्लाजे बनाऊँगा या आईटी पार्क यहाँ पे बनाऊँगा, बड़ा रोज़गार आएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये कहा जाए कि जी बात वही है कि अगर कुछ शुरू होता काम, चाहे वो टूरिज़म पे होता, वो तरक्याती काम पे होता, या रोज़गार के हवाले से होता, या नौजवानों को या ख़ित्ते में कुछ बेहतरी आने के लिए होता, तो कुछ न कुछ इक़दाम किए जाते, मगर वो अभी तक देखने में नहीं आए। तो ये वो बयानिया है जो अपोजिशन आज़ाद कश्मीर की या इत्तेहादी मिलकर इस्तेमाल करेंगे, और इनके पास एक बना बनाया बयानिया जो पाकिस्तान से इनको इम्पोर्ट होगा, उसको ये इस्तेमाल करेंगे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को आप कह सकते हैं कि डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये ऐन मुमकिन है कि इसके लिए यहाँ पे ये अभी तैयारियाँ शुरू हैं। इस हवाले से अगर हम आज़ाद कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो सियासत है ये ज़्यादातर पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चलती है। जो बयानिया वहाँ इस्तेमाल होता है वही यहाँ होता है, जो हुकूमत वहाँ मजबूत होती है वो यहाँ पे भी होती है। और इसके लिए यही होता है कि यहाँ पे वही सियासी जमात जीतती है, चाहे वो कमज़ोर हो या उसका कोई इतना बड़ा वोट बैंक ना भी हो। अगर पाकिस्तान में कोई सियासी जमात जीती हुई है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, तो यहाँ पे भी उसी की हुकूमत बनती है। तो इससे अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सियासतदान होंगे जो अपने आप को इलेक्टेबल कहते हैं या अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम पार्टी वफादारियाँ चेंज करके किसी दूसरी सियासी जमात में जाएंगे तो वो हमें ज़्यादा वहाँ मुफाद होगा। और वो जो सियासी जमात होगी जो उनको ख़रीदेगी या उनको जो अपने समय अपनी जमात में शामिल करती है, वो खुश हो जाती है जी कि हमें यहाँ पे बड़ा फ़ायदा हुआ और हम जीत गए। ये दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी ये जो अदम एतमाद है ये आईनी इक़दाम है, अगर इसको मान लेते हैं या वाकई है कि आईनी इक़दाम है, आईनी इक़दाम तब होता है कि सियासत हुकूमत जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा नाकाम हो जाए या मुल्क में उस हुकूमत की वजह से आप कह सकते हैं इंतशार पैदा हो जाए या मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के उस स्टेज पे आ जाए, तो उस सूरत में ऐसा होता है। लेकिन चलो इसको अगर मान लेते हैं कि ये अदम एतमाद जो है ये आईनी इक़दाम है, लेकिन अफसोस ये होता है कि इस आईनी इक़दाम के पस्से पर्दा या इस आईनी इक़दाम को एक आईनी इक़दाम को सामने रखकर कई दर्जनों गैर आईनी इक़दामात किए जाते हैं। जैसे ये कहना कि जी एक सियासतदान है, एक इलेक्टेबल है, वो एक सियासी जमात का टिकट लेता है, उसका नाम इस्तेमाल करता है और उसके नाम से वो हज़ारों लाखों की तादाद में वोट लेता है, हल्के में जाता है, और जो उससे वोट पड़ते हैं वो उसके ज़ाती नहीं होते, वो उस पार्टी के होते हैं, उस टिकट के होते हैं और उस हुकूमत के होते हैं, क्योंकि वो हुकूमत आने वाले वक्त में हुक्मरान बनने मतलब होने जा रही है, तो इस वजह से आवाम उसको वोट देती है। लेकिन 3 साल 4 साल वो हुकूमत का मज़े लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, मराते लेते हैं, खूब अपने फ़ायदे उठाते हैं, कमीशन खाते हैं, ठेके लेते हैं, स्कीमें मिलती हैं, और उसके बाद अचानक एकदम से उनका बयानिया बदलता है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और अपना जो वोट होता है जो उनका ज़ाती नहीं होता, वो आवाम का होता है, वो उस पार्टी के टिकट पे आए होते हैं, वो दूसरी जमात के पल्ले में डालकर ये कहते हैं कि हमने आईनी इक़दाम किया। मेरा सोचने वाली बात है कि क्या ये आईनी इक़दाम है। इसी तरह जब वो अपना जो उनका वोट होता है
वो आवाम का नाम दे के, आवाम की तरक्की का नाम दे के, खित्ते की तामीर का नाम देकर, मुल्क की वफादारी या बेहतरी का नाम देकर वो उस वोट को करोड़ों रुपए में बेचते हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो अपनी वफादारियाँ बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के तब्दील कर दें। तो क्या ये आईनी इक़दाम है? ये भी गैर आईनी इक़दाम है कि आप अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, आप अपना वोट बेचते हैं, आप अपनी पार्टी की मशावरत और उसकी रजामंदी के ख़िलाफ़ जाते हैं और आप दूसरी सियासी जमात में शामिल होकर जो काम करते हैं, ये किसी तरह इसका आइन इजाज़त नहीं देता। इसके साथ ये भी है कि जब आप 3 साल 4 साल या मुद्दत पूरी होने से पहले तक कसीदे पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारा लीडर है बहुत अच्छा है, दयानतदार है, बड़ा तामीर और तरक्की का हमने काम किया, पता नहीं क्या क्या आपके पास फ़ाइलें होती हैं और उसमें आपने दर्जनों ऐसे काम लिखे होते हैं या शामिल किए होते हैं जी कि ये जो हमने काम किया इससे पहले माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन अचानक आखिरी 4 महीने 6 महीने ऐसे आ जाते हैं जब आप पार्टियाँ बदलने पर आते हैं सियासतदान, तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं जी कि मेरा एक काम भी नहीं हुआ, मैं आवाम के लिए ये लेके गया तो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई, मैंने आवाम के लिए ये आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई, मैंने अपने हलके के लिए ये दरख्वास्त दी तो उसको सुना नहीं गया, और इस तरह के इल्ज़ाम देकर आप ये कहते हैं जी कि हम पार्टी छोड़ेंगे। इसमें सोचने वाली बात है कि पहले आपके पास बयानिया ये होता है जी कि हमने बहुत काम किए हैं और हुकूमत ने हमें बड़ा साथ दिया, और जब छोड़ने पे आते हैं तो आप ये कहते हैं कि इसने हमें कोई काम इसने हमारा नहीं किया। अब बात करते हैं कि ये जो मुनरिफ मेम्बरान होते हैं, ये जो पार्टी या वफादारियाँ बदलने वाले ये जो सियासतदान होते हैं, ये असल में आप कह सकते हैं कि ये कोई इनका कोई नज़रिया नहीं होता, इनकी कोई वफ़ादारी नहीं होती, इनकी कोई हमदर्दी नहीं होती, ना आवाम से हमदर्दी होती है, ना खित्ते से वफ़ादारी होती है या हमदर्दी होती है, और ना ये किसी पार्टी के, किसी लीडर के या किसी सियासतदान के या अपने किसी कायद के वफ़ादार होते हैं। बेसिकली ये इनका एक रोज़गार होता है और ये अपने नज़रियात के से हट कर जिस तरफ देखते हैं कि सूरज चढ़ रहा है, पलड़ा बारी है, उसी तरफ ये जाते हैं और ये फिर 3 साल 4 साल मुसलसल स्पोक पर्सन बनकर ये वफ़ादारियाँ जिताते रहते हैं। लेकिन होता ये है कि ये असल में वफ़ादार नहीं होते, और सियासी जमातें भी खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने हुक्मरानी करनी होती है, हुकूमत करनी होती है, और वो ये कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं। जबकि वो जो मुनरिफ लोग होते हैं वो लालच से आए होते हैं, वो पैसा लेके आए होते हैं, वो डील करके आए होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करके हुकूमत में आएंगे और हल्का जीतेंगे तो इसके साथ हम 2-3 गुना ज़्यादा कमाएंगे, तो तब हम आएंगे। अब सोचने वाली बात है कि जब वो कमाएंगे तो वो कहाँ से कमाएंगे? वो आवाम का पैसा, वो टैक्स का पैसा, वो स्कीमों का पैसा, वो जो तामीर और तरक्की के नाम से मिलने वाला पैसा होता है, वही वो अपनी तिजोरियों में भरते हैं, और उसके बाद फिर आने वाले वक्त में देखते हैं कि कोई और जमात आ रही है, उसमें चले जाते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँ कि ये जो अदम एतमाद है, इसको बेशक आईनी इक़दाम कहा जाए या जायज़ या नाजायज़ कहा जाए, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इससे किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी पार्टी का, किसी इलाके का, किसी खित्ते का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये नुकसान होता है, और हुकूमत इस तरह से अपना वक्त पूरा नहीं करती और चल रहा होता है, ज़मीर फरोशी भी होती है, झूठ बोला जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, किरदार कुशी की जाती है, और बहुत से ऐसी बातें जो नहीं भी होती है वो करते हैं, और उससे फ़ायदा उठाकर ये अपना मुफाद हासिल करते हैं, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे भी बदनामी होती है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के खित्ते की बात करें तो अगर ये हुकूमत इसी नक्शे कदम पे चलती है, ये जो अपोजिशन है, इत्तेहादी है, जो शुरू से ही पर तोड़ रहे थे, लेकिन बीच में ज़ाहिर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसकी वजह से कुछ रुका हुआ था। तो अब अगर ये इस तरह से होता है, जो लग रहा है कि अगर पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, जो अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हालात कशीदा हैं, मौसम वाकई सियासत का बहुत गर्म है, दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है। और वोटों के हवाले से बात की जाए
तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन और इत्तेहादी आपस में मिले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो पसे पर्दा काम कर रही होती हैं। बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन वो आवाज़ें बड़ी भारी होती हैं और वो असर रखती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो इतना असर रखते हैं कि वो पूरे खित्ते की सियासत को या हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। और ऐसी ताकतें, ऐसी आवाज़ें किसी वक्त भी अंदरून खाना अगर चलना शुरू हो गई तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम भी हो सकती है। और इस वक्त तक हुकूमत ने जो प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान में, चारों सूबों में सारी जमातों ने मिलकर बंदर बांट की हुई है कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। साल डेढ़ साल के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये देखने में अगर इस वक्त मुश्किल लग रही है, लेकिन इसका फ़ायदा मेरी नज़र में ये है कि PTI को ज़्यादा होगा, इमरान खान को ज़्यादा होगा। और इमरान खान नेक्स्ट एक मज़बूत बयानिए के साथ, एक मज़बूत क़ुव्वत के साथ सामने आ सकता है। और आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है उनसे मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अगर कश्मीर के अंदर अगर ऐसी कोई तहरीक चलती है तो आप प्लीज़ सोचिएगा, देखिएगा जो आवाम है, जो वोटर है, कि क्या ये लोग आपके वफ़ादार हैं जो इससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, फिर मुस्लिम लीग नून में आए, फिर पीपल्स पार्टी में गए और फिर PTI में आए, और अब फिर वो देखना चाह रहे हैं कि जी हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने की कोशिश करें। तो देखिएगा कि क्या वो आपके फ़ायदे के हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना फ़ैसला कीजिएगा। और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी मैं ये कहूँगा कि अवाम को कि वो सोचे कि उनको उन लोगों को वोट देना चाहिए जो अपनी पार्टी के वफ़ादार हैं, जो नज़रियाती हैं, चाहे वो किसी भी नज़रिए से मुंसलिक हैं। वो ज़्यादा अच्छे लोग हैं या वो ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो हमारा नाम इस्तेमाल करके, अवाम का नाम इस्तेमाल करके, खित्ते का नाम इस्तेमाल करके, हल्के का नाम इस्तेमाल करके, तामीर व तरक्की का नाम इस्तेमाल करके, रोज़गार में इजाफ़े का नाम इस्तेमाल करके, यहाँ पे बड़ी बड़ी IT कंपनियाँ लाने का नाम इस्तेमाल करके, सरमायाकारी करने का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं और फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जीत कर जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर उनसे मिलना वाकई आम आदमी का या किसी ज़रूरतमंद आदमी का मुश्किल हो जाता है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। आने वाले वक्त में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि ऐसे वादे ये जितने भी किए गए ये सब मुफाद की खातिर किए गए। और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कम वादे किए, अपनी पार्टी के साथ रहे, हारते रहे, लेकिन उनका जो ग्राफ है सियासत का वो आज भी बुलंद है। इसलिए आप ज़रा ध्यान से, ख्याल से, सोच कर सियासत में सियासतदान का साथ दीजिए, ना कि भेड़ चाल चलते हुए हम ये कहें जी कि पाकिस्तान में अगर इस वक्त इमरान खान या PTI की हुकूमत नाकाम हो गई और सारी सियासी जमातें मिलकर अगर उसने कोशिश की और वो कामयाब हो गए तो कश्मीर के अंदर भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और अभी 2-4 दिन है, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जो है उसका क्या अंदाज़ होता है, क्या रुख होता है। लेकिन एक बात तय है कि ये अदम एतमाद अगर कामयाब हो भी जाती है तो ये हुकूमत चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये इस वक्त चूं का मरब्बा कह सकते हैं, खिचड़ी कह सकते हैं, बेशुमार इसमें रंग हैं और हर एक अपने आप को ये समझता है कि मैं अफलातून हूँ और ये अफलातून मिलकर हुकूमत नहीं चला सकते। और इसलिए मुल्क का नुकसान है, खित्ते का नुकसान है, इंटरनेशनल बदनामी है और अवाम पिसी जा रही है। और जिसको महंगाई कहा जाता है, जिसको अवाम के लिए मुश्किलात कहा जाता है, कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं है जो आएगा और इस महंगाई को ख़त्म करेगा। ये तो इसी तरह चलती रहेगी। माजी में भी बहुत ज़्यादा कीमतें ऊपर गई हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि कोई भी वक्त हुकूमत है, सियासतदान है, पार्टी है, उसको अपना वक्त पूरा करने देना चाहिए। और उसके बाद अगर वो नाकाम होती है या वो डिलीवर नहीं करती तो तब उसके ख़िलाफ़ एक मार्च खड़ा करना चाहिए। इसके साथ इकबाल जंजो को इजाज़त दीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।